जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बता दूं कि हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो बैच चला रहे थे, तो उस बैच में हम लोग जो है चैप्टर नंबर जो है 6 कंप्लीट कर लिया है हिस्ट्री की जो है। फिर इसमें हम लोग जो है चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर रहे हैं। और इस चैप्टर नंबर 7 में हम लोग को क्या देखना है, तो जनजातियों के बारे में देखना है। तो आप जो चैप्टर जो हम लोगों ने, ठीक है, तो जो हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर जो देखा है, जो 6 पढ़ा है हम लोगों ने, तो उसे आप लोग जो देख लेंगे। फिर हम लोग जो इस चैप्टर नंबर 7 यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ तक जो इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोगों को कहाँ से देखना है, तो इस चैप्टर से यहाँ से मतलब यहाँ से देखना है, ठीक है। आप लोग इसमें देख लेंगे। तो जो चैप्टर नंबर जो 5 है, ठीक है, इसमें कंप्लीट आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जनजातियों के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, बेहिचक पूछिए। जैसे जैसे इसमें क्या देखना हम लोग को, बदलता समाज और नई जातियाँ और श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता बढ़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के नीचे नई जातियाँ सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों से सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। इन जातियों की मान्यता कौन देते थे, तो ब्राह्मण लोग। तो सुनार को भी, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जातियाँ यहाँ से बढ़ गई। यानी सुनार नाम की जाति भी हो गई, लोहार नाम की भी जाति बढ़ गई। इन जो शिल्पी, ये सब क्या थे, पहले शिल्प हुआ करते थे कि जो है ये लोग शिल्पी लोग हैं। लेकिन शिल्पी में भी क्या किया गया कि जो है काम के अनुसार जातियों में बांट दिया गया, ठीक है ना। किनके द्वारा, तो ब्राह्मणों के द्वारा। तो सुनार, ये लोग जो है पहले शिल्प हुआ करते थे। सारे जो काम करेंगे उनको क्या कहा जाता था, ये लोग शिल्पी कहा जाते थे, ठीक है, पहले। परंतु इनको सुनार में, लोहार में, बढ़ई में और राजमिस्त्री जैसे काम के अनुसार इनको जात में बांट दिया गया, ठीक है ना। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन के आधार बन गई। अब इसके पहले आप समझ लीजिए कि विकास कैसे हुआ है इसमें। पहले तो भाई देखिए, जैसे जैसे आप समझिए, जब हम लोग के पास एकदम बिल्कुल मतलब जब खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हम लोग के पास कोई जाति नहीं थी, कोई वर्ण भी नहीं था, कोई भी धर्म नहीं था, ठीक है ना। पहले सबसे बड़ा धर्म होता था पेट पूजा। पहले एक बात बता रहे हैं, प्राचीन इतिहास से पहले। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, सामाजिक जागरूकता आती है, फिर हम लोग को वैदिक काल में क्या देखने को मिला कि जो लोग ऊंचे पहुंच गए, तो वहाँ पर आपको वर्ण व्यवस्था मिल गई। तो वर्ण व्यवस्था में आपको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपको देखने को मिलता है। फिर जब धीरे धीरे और जब पैसे बढ़ गए और लोगों के पास इकोनॉमिक ज़रूरतें आ गई, तो उसके बाद से इसमें एक अछूत जोड़ दिया गया, जो सबसे नीचे पायदान पर जोड़ा गया, ठीक है। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कुछ और समय बीतने के बाद इसमें जो शूद्र लोग थे, ठीक है, और शूद्र के बाद जो वैश्य लोग हैं और जो शूद्र लोग हैं, तो इसमें जो शिल्प हुआ करते थे, शिल्प में बांटा गया। तो जो शिल्प की जो श्रेणियाँ होती थी, ठीक है, तो इन शिल्प की जो श्रेणियों में, अब शिल्प में भी क्या है, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सुनार का काम, जैसे जो सोने के जो आभूषण बनाते हैं उनका काम, जो घर बनाते हैं उनका मिस्त्री का काम। उन चीज़ों में क्या किया गया कि ब्राह्मणों द्वारा इनको क्या किया गया, जातियों में मान्यता दे दी गई, ठीक है ना। ये लोग क्या है, अब सुनार जाति हैं, अब इनके पुत्र क्या होंगे, सुनार जाति के होंगे, समझ रहे हैं। तो अब जाति में इस समय बटा, तो आप लोग यहाँ समझ लेंगे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हो। यानी जो राजपूत जो लोग होते थे, पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ क्षत्रिय होते थे, पर क्षत्रिय में भी क्या हुआ कि नए, अब मतलब राजपूत नाम का कोई गोत्र आ गया, ठीक है। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। यानी कुछ ऐसी जनजातियाँ थी जिन मतलब जनजातियों, जो जनजातियाँ हुआ करती थी, उन जनजातियों के पास जब अपनी सामाजिक, जब वो एकता आया, जब आगे बढ़े हैं लोग, जब इन्होंने अपने साथ क्या किया, राजपूत मतलब नाम का जोड़ दिया, तो इनको भी कुछ समय बाद राजपूत मान लिया गया। यानी कुछ जनजातीय भी क्या हुआ है, मतलब ट्रांसवर्स हुआ है, ठीक है ना। मतलब इतना होता है ट्रांसफ़र, एक तरह से मान ले सकते हैं। तो जनजातीय लोग भी क्या हुए, बाद में राजपूत बन गए, जो कि मूल रूप से राजपूत नहीं है, ठीक है ना। इसमें से कौन कौन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हूण, चंदेल,
धीरे 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 उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रोदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां और जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। यानी एक समय ऐसा था कि जिस समय 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात हो रही है, जो जनजाति वर्ग जो आगे बढ़ गई है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने को जो है राजपूत मान लेते थे। और ये जो जब ये राजपूत मान लेते थे तो इनको मोहर कौन लगाता था, तो ब्राह्मण लोग इसको मोहर लगा देते कि हाँ ठीक है, अब जो है राजपूत लोग हैं जो जनजाति से ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी सभी जनजातियाँ तो नहीं बन पाएंगी राजपूत, परंतु इसमें से कुछ जनजातियाँ जो हाई क्लास की थी, जो आगे बढ़ पाई थी समय के अनुसार, तो ये लोग बन गए, ठीक है ना, ठीक है। यानी जो है, लेकिन इसमें क्या है कि मतलब केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग। अब ये लोग राजपूत लोग, क्षत्रिय लोग कौन है, तो ये लोग शासक वर्ग थे उस समय। तो उसमें शासक वर्ग में कौन शामिल हो गए, तो जनजातीय लोग भी शामिल हो गए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली जो है सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। यानी जो है सनातनी धर्म जो है, मैंने जो हिंदू धर्म को जो है जो द्वारा जो है गैर बराबरी जो समाज मतलब इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे लिखित हैं। ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक गोंड महिला है, इनके बारे में कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कौन महिला है, गोंड महिला, ठीक है। ये रियल फिगर है, नज़दीक से एक नज़र। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। बड़े जो गोंड राज्य हैं, गोंड कौन ही जनजाति है, ये गोंड राज्य जो है जो मतलब आगे होने लगे, जिनके पास शक्तिशाली मतलब ये लोग जब शक्तिशाली होने लगे तो ये लोग क्या हो रहे हैं, ये लोग हावी हो रहे थे, ठीक है ना, किस पर, तो छोटे गोंड लोगों पर। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रित हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे। हर समय किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था, ठीक है। हर जो गढ़ था ना, मतलब जितने सारे गढ़ थे वो किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 गांव, जिसे मतलब 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बरहोतों में होता था, 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जनजातीय समाज में क्या है कि सामाजिक समानता देखने को मिलती है, मतलब सब लोग वहाँ पर समान होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने मूल को ही बदल डाला, ठीक है ना। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक शक्तिशाली बन गए, ठीक है, अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तो ये किसने विवाह किया, एक जनजाति लोगों ने, ठीक है ना। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई, ठीक है। रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी और उसने अपने 5 साल के जो है पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में उस समय राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसे समर्पण करने के बजाय मर जाना बेहतर समझा। यानी जो दुर्गावती ने क्या किया, आत्महत्या कर ली। उस समय उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़ कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था।
जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथियों की जो है बहुतायत में हाथी मतलब हथियार लिया। यानी हाथी भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड थी, क्योंकि आपको पता है क्योंकि जो है मतलब ये लोग क्या करते थे, हाथियों का जो है पकड़ते थे, ठीक है, और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करते थे। तो जाहिर सी बात है उनके जीतेगा तो वहाँ के जो हाथियाँ होंगी उनको भी ये लोग शामिल कर लेंगे अपने में। किसने? मुगलों ने शामिल की। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया, ठीक है। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के दो खिलाफ जो है उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम जनजाति, इसके बारे में हम लोग देख लें, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या देखना है हम लोगों को कि इन दोनों में एग्जाम्पल हैं दोनों, ठीक है ना, एक गोंड और एक अहोम, दोनों में ये देखना है कि लोग पहले जनजाति हुआ करते थे, बाद में ये लोग राजपूत हुए, तो कैसे हुए और इनका कैसे कैसे विकास हुआ, तो उन चीज़ों के बारे में दिखाया गया है। अहोम लोग मौजूद म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूइया यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। यानी अहोम लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने को राजपूत बनाएंगे और लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों और कोचो हाजो के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया। इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल किया, ठीक है। 1660 तक आते आते हुए उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। कौन लोग? अहोम लोग। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका, ठीक है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब मेरा मतलब धन लिए किसी की बेगारी करना, मतलब काम करना, मजदूरी करना। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वही पाई कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाई भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों में से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा जो है केंद्रीकृत हो चुका था। यानी मुगलों की बात हो रही है, मुगलों से क्या हो रहे थे, हम केंद्रीकृत हो रहे हैं, ठीक है ना। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके में भी अमल लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र से जो है आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान मिलती थी। शिव सिंह के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। कहाँ का? अहोम का। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन किया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों की स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष देख लेते हैं। जिस युग की हमने चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्णाधारी समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ जो है लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव का जो है प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ भी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएँ अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित सामाजिक में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी जो है जाति व्यवस्था को और सनातनी हिंदू धर्म को दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया, ठीक है ना।
इस तरह जो हम लोगों ने जनजातियों के बारे में देखा कि जनजातियाँ, आपको पता है कि जनजातियाँ धीरे धीरे स्टार्ट हुई, और जनजातियाँ क्या कर रही हैं ना कि जनजातियाँ धीरे धीरे अपने आप को मतलब बड़ा करने के लिए, यानी अपने आप को छत्री बनने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए इन्होंने, परंतु इसके बाद भी इन लोगों का पतन हुआ। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि जनजातियों का इतिहास क्या है, जनजातियाँ कैसे काम करती थी। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से क्या देख सकते हैं ना, इस चैप्टर में क्या समझा आप लोगों ने कि जो है एक मतलब ये जो जनजाति है, तो जनजाति क्या है ना अपने आप में कंप्लीट एक चैप्टर है भाई ये जो है, ठीक है। इसमें जनजाति का क्या देखने को मिलता है आपको, जो बेसिक जो जो चीज़ें हैं ना, यानी जनजातियों का एम क्या हो सकता है, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं इसको देखकर समझकर, ठीक है। इसके बाद से हम लोग को जो है स्वतंत्र मतलब एक टॉपिक भी मिलेगा जनजातियों के नाम से। इसमें हम लोग को जैसे कि देखने को मतलब पढ़ने को मिलता है, क्योंकि अगर आप पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ भी आपको जो है या मेंस में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है ना। बाकी आपको जो नीचे क्वेश्चन दिया है आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग चैप्टर नंबर 6 को जो है हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। चैप्टर हम लोग कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स, ठीक है।